अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। और कल इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर और अंदर जो मनाजिर हमने देखे, बहुत ही तशवीशनाक मनाजिर। गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस किसी मैदान जंग का मंजर पेश करते रहे जब पुलिस ने एक ऑपरेशन किया इस इत्तला पर कि एक मिलिशिया कह लें उसको, या JUIFA की जो फोर्स है जिसको अंसारुल इस्लाम कहा जाता है, उसको पार्लियामेंट लॉजेस में उसके कुछ अरकान मौजूद थे। और ये कुछ दिनों से इत्तलात आ रही थी कि जो मेंबर्स वहाँ पर मौजूद हैं अपोजिशन के, मौलाना ने ये कहा था कि उनकी सिक्योरिटी के लिए या उनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, क्योंकि खदशा था कि वो हुकूमत उनको तोड़ सकती है अपोजिशन की तरफ से, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए अंसारुल इस्लाम को तैनात किया जाएगा। पार्लियामेंट लॉजेस में अंसारुल इस्लाम गए, जिसके ऊपर जब पुलिस को इत्तला मिली तो उन्होंने कहा कि इस तरह से कोई मुसल्लह जत्था अंदर नहीं जा सकता। और फिर पुलिस ने रेड की और कुछ अरकान को, पार्लियामेंटेरियंस को, दो बताया जा रहा है, गिरफ्तार भी किया गया। जो अंसारुल इस्लाम के रुकन हैं उनको भी, कारकुन हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। और फिर मौलाना फजलुर रहमान भी वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने कॉल दी अपने अरकान को कि अगर ये सब कुछ बंद ना हुआ, ये गैर कानूनी तरीका, गैर पार्लिमानी तरीका अपनाया गया है और ये सब कुछ बंद ना हुआ, तो हम मुल्क में हड़ताल करेंगे। इस सब के बाद हमने ये मनाज़िर देखे कि मामला रिजॉल्व तो हो गया, लेकिन वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने वार्न किया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी मुसल्ला जत्था इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेगा तो वो उसको कुचल देंगे। ये डिपेंड नहीं करता कि वो कौन कितना बड़ा, किस जमात का सरबराह है, वो ये नहीं देखेंगे और आनी हाथों से निपटेंगे। आज मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कुछ ऐसे जुमले कहे हैं कि मामलात एनआरकी की तरफ जाएंगे। ये जो माहौल पैदा हो रहा है, फिर हमसे ना कहा जाए कि आप ना करें ऐसा, कहीं निज़ाम लिपट ना जाए, लेकिन खिजा जानी है, बाहर आए ना आए। अब ये जो सब कुछ हो रहा है, तशवीशनाक सूरत हाल, इसके ऊपर दो जा रही है। कुछ लोग कहते हैं कि हुकूमत और इंतज़ामिया मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकती थी, खुश असलूबी से मामलात हल हो सकते थे ताकि सिचुएशन इतनी बिगड़े ना। दूसरी राय ये है कि अंसारुल इस्लाम और अपोजिशन ने अंसारुल इस्लाम के जो कारकुन हैं उनको पार्लियामेंट लॉजेस में घुसाए ही क्यों, ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है। तो इसके ऊपर ज़रा अपने एनालिस्ट की राय जानते हैं। सवाल इसके लिए हमारा कुछ यूँ कि पार्लियामेंट लॉजेस में गुज़श्ता रोज़ जो वाक़या हुआ है उसका जिम्मेदार है कौन, हुकूमत या अपोजिशन? हमें आज पैनल पर ज्वाइन करें अतर काज़मी साहब, इरशाद भट्टी साहब, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब और मजहर अब्बास साहब। अतर, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, क्या आपको लगता है हुकूमत ने मामले को मिसहैंडल किया? मलेशिया, प्राइवेट मलेशिया वहाँ पे कल बुलाई गई, उसको पहले मीडिया ने रिपोर्ट किया, मीडिया ने दिखाया, तमाम चैनल्स ने दिखाया कि किस तरीके से उनको लाया गया है, उनको लाने का मकसद क्या है, और उसके बाद फिर हुकूमत ने वहाँ पे एक्शन लिया। हो सकता है चीज़ों को बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता हो, लेकिन जिस किस्म की वहाँ पे सूरत-ए-हाल पैदा की गई और ये तासुर दिया गया कि पार्लियामेंट लॉजेस की सिक्योरिटी अब पाकिस्तान के अंदर एक प्राइवेट मलेशिया ने संभाल ली है, कैपिटल के अंदर, ये किस किस्म का मैसेज दे रहे हैं, ये कौन सा आईनी मैसेज है? उसके बाद भी जो सूरत-ए-हाल पैदा हुई पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, जो मोजेस एक सेनेटर हैं, उन्होंने किस किस्म की जुबान इस्तेमाल की पुलिस के खिलाफ, वो भी आपके सामने है। उसके बाद जिस तरह इदारों की गाड़ियों को टारगेट करने की कोशिश की गई, जिस तरह का प्रोटेस्ट हुआ, ये जो सारा चक्कर है, फिर उसके अंदर मौलाना को रात को पैगाम भिजवाया गया कि ये ना हो कि आप पाकिस्तानी सियासत के यूक्रेन बन जाएं, ना आपको पीछे नेटो नजर आएगी, ना अमेरिका नजर आएगा, ये जो सारी पार्टियां आपके पीछे हैं वो कोई भी नजर नहीं आएगी। और उसी के तनाजुर में फिर आज कुछ वजीर आजम से भी कहा गया कि उनको ये ना कहें, वो ना कहें, इसलिए कि जब उनको ये पैगाम भिजवाया गया तो आगे से उन्होंने कहा कि जी हमारे बारे में इस किस्म की जुबान इस्तेमाल की जाती है। तो मसला ये है कि अगर मौलाना साहब इसी रविश पे चलते रहे और वो चीज़ों को तशद्दुद की तरफ लेके जाएंगे तो फिर ऐन मुमकिन है कि बाकी सारी पार्टीज जो हैं वो उनको उस तरह बैकअप ना कर सकें। और आपने देखा कि बयानात भी आए दीगर जमातों के लोगों के, उन्होंने कहा जी हमने किसी को नहीं बुलाया, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मौलाना की पार्टी के लोग थे। तो मेरे ख्याल में जिस तरीका की हरकत की गई फिर उसका रिस्पांस तो इसी तरह का बनता था। अभी किस तरह हम इसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है, उसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो जिस जगह पे रहते हैं उसको उस जमात की मलेशिया आके सिक्योरिटी फराहम करेगी जिसके चंद सिर्फ MNAs हैं पार्लियामेंट के अंदर। क्या ये बात मानती है, क्या ये आईनी बात है, या अकल इस चीज की इजाजत देती है कि इस तरह की किसी चीज की इजाजत दी जा सके? तो मेरे ख्याल में जिस तरह की हरकत की गई JUIF की जानिब से, फिर उसका इसी किस्म का रिस्पॉन्स आना था।
अच्छा, और आप ये भी कह रहे हैं कि सियासी टेम्परेचर को ज़रा कम करने के लिए दरमियान में सालिसी की कोशिश भी की गई, या कहा गया कि दोनों तरफ से तमाम फरीकैन ठंडे हो जाएं। देखें जब न्याजी साहब आपकी तरफ, हाँ जी 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 प्लीज जी, आप अतर बात कंप्लीट कर ले। हाँ, मैं यही कह रहा था कि फिर जब पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह एहतजाज वगैरह हुआ तो मैसेजेस रात को गए, एक्सचेंज हुए, और मौलाना को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आप पाकिस्तान की सियासत के यूक्रेन बनने जा रहे हैं, आप वो ना करें, पीछे आपके कोई नहीं खड़ा होगा अगर हालात इस तरफ गए। हफीजुल्लाह न्याई साहब, कल जो पार्लियामेंट लॉजेस में हुआ सर, किस तरह देखते हैं आप उसको? मेरा ख्याल है सूरत हाल ज़्यादा गंभीर है। आपने इशारतन दीर के जलसे में का जिक्र किया, उसमें इस एक और बड़ी खौफनाक बात थी, और वो थी कि मैंने अपने कारकुनों को कह दिया है कि एक दिन पहले डी चौक पहुंच जाएं। ये मुशर्रफ साहब ने भी किया था जब इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ मूवमेंट चल रही थी और वहाँ पे शराय दस्तूर पे जुलूस निकलते थे, तो मैं उस मौजूद था बनफ़ नफीस जब उन्होंने बहुत बड़ा एक कट किया था वहाँ पे शराय दस्तूर पर, आमने सामने थे, और मुशर्रफ साहब के दस्ते के अंदर जो तकरीर जो उन्होंने की थी वहाँ पे डंडों के ऊपर कीलें लगी हुई थी। फुटेज आपके पास पड़ी है जियो पे, वो दिखा दे निकाल के। अच्छा, दो तीन बातें हैं। इमरान खान साहब ने आज दीर में कहा कि हम वहाँ इकट्ठे होंगे। ज़ाहिर है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो इनको बड़ी थी, मुतालबा था कि जी आप पेश कर दें, वो आ गई। उसके बाद तो चैलेंज का मुकाबला ऐसे करते हैं कि अगले दिन स्पीकर इजलास बुला लेते, कहते हैं ठीक है हम कह रहे हैं ये बलात्कारी अपोजिशन, और उसका झूठ और सच आज निकला कि उसमें आइन भी यही कहता है कि 22 मार्च तक उनको इजलास बुलाना ही बुलाना है, उसको तो चॉइस ही नहीं है। कितने लेटर लिखेंगे या कितने जो है आप उसके से हीले बहाने करेंगे। अच्छा, पहली बात तो ये है कि जो आपका क्वेश्चन है इसमें हमें ये नहीं पता कि ये जो कह रहे हैं ना कि अंसारुल इस्लाम, पता नहीं इस्लाम के नाम से लर्जे के हैं, मगर ये हर जगह मौजूद है। इमरान टाइगर्स क्या है, ये पीपल्स गार्ड क्या है, कायद आज़म की अपनी मुस्लिम लीग में कायद आज़म के वक्त में हर सियासी, पहले बहुत रिवाज था, मौजूद है, लेकिन हर पार्टी के पास उसका ऑर्गेनाइज अब नहीं रहे। पीपल्स गार्ड भुट्टो साहब के वक्त तक जलसे कराते थे, बल्कि उनको वर्दी भी पहनाई गई थी सफेद रंग की। ये मदर साहब उसमें से कुछ ज़्यादा रोशनी डालेंगे। अब यह है कि दूसरा झूठ ये बोला जा रहा है टीवी के ऊपर कि डंडा बरदार फोर्स। भाई अगर किसी के हाथ में कल डंडा था तो टीवी पे दिखा दिया जाता। अब उनको ये पहनना है कि मेरा ड्राइवर जो है या मेरे घर के कुक जो है वो वर्दी में रहते हैं, या मेरे अपने गार्ड जो दो मैंने रखे हुए अपने पैसों से, वो मैंने उनको खास यूनिफॉर्म में बैठाया हुआ है, तो इसकी कोई पाबंदियां मुल्क में कानून है तो बता दे। देखें, क्राइसिस ये नहीं है। अच्छा। मैं कल इस्लामाबाद था भट्टी साहब के साथ अफसोस करने, मैं बहुत लेट हो गया था, तो मैं कल गया वहाँ उनसे अफसोस करने। तो चलते चलते मैंने इनके घर से निकलते भट्टी साहब के, मैंने शायद खाकान भाई साहब को फ़ोन किया कि घर पे हैं, उन्होंने कहा घर पे हूँ। मैं उनके पास चला गया। मैंने शायद खाकान साहब को कहा था, मैंने कहा जी एक बात है, अभी तक तो 2-4 दिन पहले तक तो मुझे ये था कि तहरीक एतमाद आ रही है, मेरिट ये है कि वो कामयाब होगी या नाकाम होगी। लेकिन पीटीआई के सोशल मीडिया से क्लिप्स आ रहे हैं कि डंडे लेके पहुंच जाएं, क्योंकि फजल मान ने कहा था कि हमारे जब किसके जवाब में कहा था, इमरान खान साहब की तीसरी तकरीर थी जो ने कहा था कि बंदूक की नोक पे हैं, हम निबड़ लेंगे, हम सबको जानते हैं, आयशा रशीद ने कहा हम कुचल देंगे। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा जी कि इन्होंने कहा जी हमारे पास भी डंडे मौजूद हैं। तो पीटीआई के मीडिया सेल ने कहा कि डंडे लेके पहुंच जाए, जो बंदा पीटीआई के जो बल्ले के टिकट पे आया है, अगर वो वोट दे तहरीक एतमाद के हक में, तो फिर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। ये मीडिया के अंदर क्लिप्स चल रहे हैं, मैं आपको कर दूंगा, आप चला दें बेशक। अच्छा, अब मसला ये है कि इसने, तो मैंने शायद खाकान भाई से कहा कि मुझे अब सूरत हाल ये लगती है कि इस जो है ना, मुझे एक अनारकी और खाना जंगी की कैफियत लगती है। अब मुझे मामला ज़्यादा संजीदा लगता है। मामला तहरीक एतमाद से आगे आ गया। 4 चीज़ें, लफ्जी जंग, गालम गलोच, हाथापाई, उसके बाद खाना जंगी। तीसरी स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि खाना जंगी पे आ गए हैं, दोनों तरफ के वर्कर्स जो है खाना जंगी पे आ गए। बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। लेकिन देखें, नहीं, लेकिन न्याई साहब आपका वो वाला पॉइंट, किसी पार्टी को तो रुकना पड़ेगा ना। भट्टी साहब, न्याई साहब ये कह रहे हैं कि वो तो अंदर ठीक है, अंसारुल इस्लाम है, रजाकार हर उसके होते हैं, पार्टी के होते हैं, कोई डंडे नहीं थे उनके पास, कोई कुछ नहीं था। अगर कोई बैठा है मेहमान,
کوئی ڈرائیور، کوئی خانسامہ، تو اس میں کیا قباحت ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ڈنڈا حکومت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ڈنڈا بردار فورس یہاں پہنچی کیسے؟ ان کو اتنا وقت کیوں دیا گیا؟ بلا شبہ ان کو اتنا وقت نہیں ملنا چاہیے تھا۔ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذاکرات کیے، کوشش کی، لیکن نہیں، ناکام ہوئے۔ چلو مان لیا کہ یہ آپریشن ضروری تھا، واقعی کرنا چاہیے تھا، مگر یہ آپریشن بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا۔ پارلیمنٹ لاجز کے کمرے توڑنا، رائی کا پہاڑ بنانا، یہ کہاں کی حکمت عملی ہے، کہاں کی دانش مندی ہے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور کبھی بھی یعنی جو طریقے انصاف کے باتیں سنی جا رہی ہیں، طریقے عدم اعتماد والے دن، یا وہ بھی کوئی اچھی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن میڈم شیخ، یہ سراسر مولانا صاحب اور اپوزیشن ذمہ دار ہیں۔ یہ جو زبان استعمال ہوتی آ رہی ہے جلسوں میں، جلوسوں میں ایک دوسرے کے خلاف، اس کا اینڈ رزلٹ یہی نکلنا تھا۔ اپوزیشن اور خصوصاً مولانا صاحب کیوں ذمہ دار ہیں؟ یہ حرکت الانصار جو ہے، جس کی مولانا صاحب ہمیشہ تعریف کرتے ہیں، جس کی مولانا صاحب جس پر ہمیشہ فخر کرتے ہیں، یہ ریڈ زون میں کیا کر رہی تھی؟ یہ بقول مولانا صاحب جن کے ڈنڈوں کو تیل لگا ہوا ہے، یہ پارلیمنٹ لاجز کے سامنے کیا کر رہی تھی؟ کہا تو جا رہا ہے کہ طریقے عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن اراکین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ کیا اپوزیشن اراکین بچے ہیں؟ کیا دودھ پیتے فیڈر ان کے پاس ہیں کہ ان کی حفاظتیں ہو رہی ہیں ان کے ذریعے؟ اور کوئی مولانا صاحب کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی کچھ ہے؟ پھر اوپر سے مولانا صاحب کی کال کرنا، یہ وہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے پہلے جلسے میں کہا تھا الیکشن کے بعد میں 14 اگست نہیں مناؤں گا، اتنی دھاندلی ہوئی۔ اوپر سے اعلان جنگ آپ نے کر دی ہے۔ مولانا صاحب کا ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ اس لیے بھی آئے ہیں کہ میں یہاں غیر محفوظ ہوں، مجھے عمران خان کی پولیس پر اعتبار نہیں ہے۔ پہلی بات ہے یہ سراسر جھوٹ ہے۔ مولانا صاحب کا لانگ مارچ ہوا، دھرنا ہوا، جلسے کیے، جلوس کیے، ریلیاں کی، کسی نے ان کو ہاتھ لگایا؟ گریبان سے پکڑ کر وزیر اعظم کو باہر نکالوں گا، یہودی ایجنٹ تک کہا، کچھ ہوا مولانا صاحب کے خلاف؟ آ رہی تھی نا کہ کچھ ممبران ہیں جن کی سرویلنس بھی ہو رہی ہے، پھر اپوزیشن نے کہا تھا کہ ان کو خدشہ ہے کہ غائب بھی ہو سکتے ہیں۔ وہی بات کرنا چاہتا ہوں، میں وہی آگے کرتا ہوں۔ مولانا صاحب کی نیب طلبی کی بات چلی، کہا نیب کا نوٹس پھاڑ کے دوں گا، نیب میں ہزاروں لوگ پیش ہوں گے، کچھ ہوا؟ کسی ادارے کی جرت ہے کہ مولانا صاحب کو پکڑے؟ اب آ جائیں اس پر کہ وہ حفاظت کر رہے تھے۔ مطلب یہ کہ کسی کو اگر خوف ہو، کسی کی سرویلنس ہو، تو وہ اپنا سارا قبیلہ اٹھائے اور لا کے بٹھا دے، اپنے سارے جتھے اٹھائے اور لا کے ریڈ زون میں بٹھا دے۔ یہ حفاظت ہے، یہ ہے حکومت، یہ ہے آئین، یہ ہے قانون، یہ ہے اسٹیٹ۔ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سر؟ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے ادارے رہ گئے ہیں؟ کون سے ادارے رہ گئے ہیں قدموں پر جن کو آپ باقی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ گریبان سے کیوں لڑنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ؟ رک جائیں کہیں۔ کوئی قباحت نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈنڈا نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا۔ اگر مہمان آئے ہیں تو کیا؟ علینا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں مدر صاحب، سوری، یہ جب اکتوبر 2019 میں آئے تھے تو یہ کوشر تھے۔ مولانا صاحب ایک ہفتے بیٹھے اور 10,000 خاکی وردیوں والے سامنے سے بیٹھے تھے ان کے دھرنے کے اوپر سٹیج پہ، 5 دن یا 7 دن، جتنے دن رہے، اچھے تھے برے تھے، میں تو میرا اس کے بعد کلیئر ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس ڈنڈے بھی تھے، اسلام آباد میں بیٹھے رہے تھے، اور کل تو ان کے پاس بندے 50 بندے نے خود کیلکولیٹ کیا، 50 بندہ کیلکولیٹ کیا انہوں نے۔ میں تو ایگری کرتا ہوں آپ سے کہ یہ پرامن فورس ہوگی، مگر یہاں کیا کر رہے تھے سر؟ اس طرح تو سارے لے آئیں گے پھر اپنے اپنے جتھے، اور پھر تحریک انصاف لے آئے گی، پیپلز پارٹی لے آئے گی، نون لے آئے گی، تو پھر اینڈ ریزلٹ کیا بنے گا؟ درست، مار کٹائی، لڑائی۔ نہیں، بات میں وزن ہے نیائی صاحب۔ بٹی صاحب میں کل یہ باتیں کر چکے ہیں، اس کا خدشہ ہم دیکھیں، ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کل، ہم اپنی ذاتی گپشپ میں ہمارے خدشات، بھٹی صاحب میرے خدشات یہ تھے، ہم آپس کی جب بات کر رہے تھے کہ نہیں، وہ یہی تھی کہ یہ کہیں پہ یہ پرتشدد واقعات نہ شروع ہو جائیں۔ اس وقت یہ نہیں ہوئے تھے، یہ میں کل صبح کی بات کر رہا ہوں، 12 بجے 12:30 بجے ایگزیکٹلی یہی بات ہے۔ اللہ نہ کرے، مجھے لگ رہا ہے کوئی وقت اچھا نہیں آنے والا، تو یہی بات ہم ڈسکس کر کے آئے تو رات کو یہ واقعہ ہو گیا۔ یہی بات میں شاہد خان بازی سے جائے گی۔ کس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ بہت تشویشناک ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہتی ہوں جی، مظہر عباس بعد میں ٹیک جانوں گی۔ یہ ہم جس طرح کی باتیں کریں بڑی تشویشناک،
एक ब्रेक के बाद मजहर अब्बास साहब का कमेंट। पार्लियामेंट लॉजेस में जो कल वाक़या हुआ उसके ऊपर हम एनालिस्ट से अपनी डिबेट करवा रहे हैं। मजहर अब्बास साहब, आपका इसके ऊपर टेक जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जो हम बात कर रहे थे, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल, मौलाना ने भी आज अपने खिताब में ये कहा है कि खिज़ा जानी है बाहर आए ना आए। क्या कहना चाह रहे हैं मौलाना, किस तरफ जा रहे हैं हम? और दूसरी बात कि जो हम इस चीज़ के ऊपर भी बात करें कि हुकूमत इसको बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती थी, सर क्या हो सकता था वो बेहतर तरीका? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि बिल्कुल मैं जत्ते के वैसे ही ख़िलाफ़ हूँ। ये जत्ता फोर्सेस जो बनाई हुई हैं, ये इसकी कोई जस्टिफिकेशन होती नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यही हुकूमत, यही रियासत इन्हीं लोगों से मुज़ाकरात भी करती है, तहरीरी मुआहदे भी करती है, और उन मुआहदों को पब्लिक भी नहीं किया जाता। क्या ये गलत है? क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि आप पिक एंड चूज़ करते हैं कि कोई अच्छा है, कोई फोर्स अच्छी है, कोई बुरी है? आपने किन किन से मुआहदे नहीं किए हैं जिनको पब्लिक नहीं किया गया? फिर इस मुल्क का वजीर दाखिला बरमला ये कहे, आज उनका बयान देख लें आप, कि जी जो MNA जो है वो अदम एतमाद की तहरीक के हक में वोट देंगे, उनके घरों का घेराव किया जाएगा। ये वजीर दाखिला कह रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी एक शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अब मुझे बताएं, वो MNA जो ये सोच रहे होंगे वो क्या करें? वो किससे मदद मांगे? यानी इस मुल्क का हाल ये हो गया है कि वो वजीर दाखिला ऐसा लगता है जैसे अवामी मुस्लिम लीग के सदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वजीर दाखिला नहीं। लेकिन पार्लियामेंट लॉजेस में जो कुछ हुआ उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी। JUI को बिल्कुल भी नहीं लाने चाहिए थे। अगर हुकूमत कोई इस तरह का अमल करती, अगर कोई एजेंसी इस तरह का कोई अमल करती, किसी MNA को उठा के ले जाती, उस तरीके से गायब कर देती, तो वो हुकूमत जिम्मेदार होती। उसका जो भी तरीका है वो, लेकिन उसका तरीका ये तो नहीं है कि मैं इस तरीके, आप बज़ाहिर तो ये कह रहे हैं कि वो ठीक है कि उनके पास ना डंडे थे ना कोई हथियार था, वरना तो वो रिकवर हो जाते। लेकिन वो लिबास तो खास रिफ्लेक्ट करता है ना उस फोर्स को, तो उसकी क्या जरूरत थी? उसकी जस्टिफिकेशन क्या थी? लेकिन उसको फिर न्यूट्रल कर देते हैं। और वैसे तो खैर न्यूट्रलिटी की आज जो वजीर आजम ने डेफिनेशन दी है वो मेरी बिल्कुल समझ से बालातर है, क्योंकि एक जानवर ही होता है जो न्यूट्रल नहीं होता, वो वफादार होता है अपने मालिक के साथ। उसको पता होता है कि मालिक को, अगर मालिक पे कोई हमला करेगा तो उसका दिफा कैसे करना है। वही तो है जो न्यूट्रल नहीं होता। और आप वो तकरीर पे छोड़ें, वो तो फिर बाद में बात करेंगे, तकरीर इस सवाल का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये JUI को बिल्कुल भी अमल नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी अपने, ये उनका JUI का काम नहीं है कि वो जाके अगर कोई एक्शन होता तो उसके रद्द-ए-अमल में, लेकिन कोई करे क्या? ये मुझे बताएं, अगर कल कोई MNA जो है MNA कोई गायब हो जाता है, एक मिनट अलीना, एक मिनट बात करने दो। कल कोई MNA गायब हो जाता है, कल कोई MNA जो है उसके घर पे पथराव हो जाता है, क्या FIR वजीर दाखिला के खिलाफ नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वजीर दाखिला उकसा रहे हैं लोगों को कि उनके घरों का घेराव होगा। ये इस मुल्क का इंटीरियर मिनिस्टर कह रहा है। मतलब मैं हैरान हूं कि फिर आप पॉइंट बड़ा वैलिड, मैं अतहर के पास लेके जाना चाहूंगी। अतहर, वजीर दाखिला ने जिस तरह की जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या वो जस्टिफाइड था गिवन द सर्कमस्टांसेस या नहीं? अच्छा, पहले मैं थोड़ी सी न्यूट्रल के ऊपर बात, मेरा भी इनपुट लीजिएगा। जी। अच्छा, न्यूट्रल के ऊपर मैं थोड़ा सा कमेंट करना चाहूंगा। प्रेसिडेंट कैनेडी अक्सर ये कहते थे, और एडवर्ड हीथ जो बरतानिया के वजीर आजम थे वो भी अक्सर इसको यूज करते थे। मैं उसका उर्दू तर्जमा आपको बता देता हूँ। उनके मुताबिक जहन्नम के जो सबसे गर्म कॉर्नर है ना, वो उन लोगों के लिए रिजर्व है जो मॉरल क्राइसिस के अंदर न्यूट्रल रहते हैं। इंसान को किसी मौके के ऊपर अच्छाई या बुराई में फर्क करना पड़ता है, अगर वो वहां पे न्यूट्रल रहे तो उसके हवाले से ये कहा जाता है, और ये बड़ी एक फेमस saying है। दूसरी बात ये है कि जिस तरह के बयानात वजीर दाखिला दे रहे हैं, मेरे ख्याल में उनको नहीं देने चाहिए। अगर आप हुकूमत हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप ये समझते हैं कि आपके नंबर पूरे हैं,
تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی باتیں کر کے ماحول کو گرم کر کے، اس لیے کہ لوز کرنے کے لیے آپ کے پاس زیادہ ہے. آپ حکومت میں اگر افراتفری پھیلتی ہے تو آپ کا زیادہ نقصان ہوگا. اگر اپوزیشن کے آج نمبر پورے ہوں تو اپوزیشن جو ہے وہ کبھی بھی اس قسم کا ماحول نہیں پیدا کرے گی. مجھے نہیں لگتا ابھی تک اپوزیشن کو یہ اعتماد ہے، اور آج مولانا نے خود بھی کہا اپنی پریس ٹاک کے اندر کہ ہو سکتا ہے کہ کامیاب نہ ہو، یہ ایک سیاسی گیم ہے، سیاسی چیز ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو تھوڑی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے. سر لیکن پھر تو نیائی صاحب کی یہ بات صحیح ہوئی نا کہ اگر کوئی ڈنڈے نہیں ملے کچھ علینا ایک منٹ مجھے اطہر صاحب کی بات کا جواب دینے دیں. اطہر صاحب، اس ملک میں یہی وزیر اعظم مسلسل میڈیا کو کیا کہتے رہے ہیں کہ میڈیا کو نیوٹرل ہونا چاہیے. یہ میڈیا کے حوالے سے ان کی گفتگو اٹھا لیں ماضی میں، اور ایک نیوٹرل شخص ہی پہچان سکتا ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جب آپ باعث ہو جاتے ہیں ایک طرف تو پھر آپ نیوٹرل نہیں رہتے. آپ ایک نیوٹرل آدمی ہی بتا سکتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز خراب ہے. کیونکہ آپ جب اندھی تقلید کرتے ہیں تو پھر ایک طرف چلے جاتے ہیں. آپ کو یہ نظر ہی نہیں آتا کہ دوسری سائیڈ بھی بہتر ہو سکتی ہے. گفتگو دلیل سے کی جاتی ہے، دلیل سے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اچھے اور برے کو سمجھ ہی نیوٹرل آدمی سمجھ سکتا ہے، کوئی باعث آدمی نہیں سمجھ سکتا. اور یہی طریقہ کار ہے. دیکھیں جہاں تک بات ہے میڈیا کو نیوٹرل ہونا چاہیے، وہ رپورٹنگ کی بات ہوتی ہے. باقی انسان کوئی بھی ہو اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے ہر انسان کے یہ آپ نے یہ جو جانور کی مثال دی وزیر اعظم نے، تو یہ بتائیں کہ جن لوگوں نے اپنے گھروں میں جانور پالے ہوئے ہیں وہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے نا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ مالک ہے، اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے. اس طرح کی مثالیں وزیر اعظم خدا کے لیے نہ دیا کریں. وہ وہ بتائیں ان کے اپنے گھر میں وہ دیکھیں ان کا سب سے جو پالتو کتا تھا شیرو. جی پر مسئلہ یہ ہے نا کہ شیرو جو ہے وہ ہمیشہ ان کا وفادار رہے گا، وہ مورل کرائسس کو نہیں سمجھ سکے گا. جو میں نے آپ کو مثال دی، جو ایڈورڈ ہیتھ بھی کہتے تھے، جو میرے بھائی وہ مورل کرائسس کا مسئلہ نہیں ہوتا. اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے کون فیڈ کرتا ہے، کس کی حفاظت کرنی ہے مجھے. یہ آدمی وہ آدمی اس سلسلے میں نیوٹرل، اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی جو سامنے آ رہا ہے وہ خوشبو سے وہ اپنی سونگ جاتا ہے کہ کون آدمی. اس طرح کی ڈیبیٹ میں وزیر اعظم کو نہیں جانا چاہیے. چھوٹی سی بات کروں گا آپ سے، میں ٹوٹل ایگری کرتا ہوں. صرف اس میں فرق یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو مجھے فیڈ کر رہا ہے وہ کسی کو قتل کر کے فیڈ کر رہا ہے، کسی سے چھین کے فیڈ کر رہا ہے. اس کو صرف یہ پتا ہے مجھے فیڈ کر رہا ہے. تو انسان اور جانور میں فرق ہوتا ہے. وزیر اعظم کو نہیں یوز کرنا چاہیے تھا یہ میٹافور، لیکن یہ اس تناظر میں بات کر رہا تھا. اچھا ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹی سی بریک لے بعد واپس آتے ہیں. بھٹی صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اور نیائی صاحب بڑی خاموش بیٹھے ہیں کافی دیر سے. ذرا اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی بھٹی صاحب، آپ پہلے کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے، اور یہ بھی سوال لے لیجئے گا کہ جب وزیر داخلہ صاحب پریس کانفرنس کر کے یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو ہلکی ایف آئی آر کاٹی ہے تو ٹریلر ہے، اس کے آگے تم لوگ دیکھو دوبارہ کچھ کیا تو کیا ہوتا ہے. پھر پارلیمنٹ کی جو سیکیورٹی ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دینا، اداروں کے حوالے کر دینا، یہ کیا میسیج دے رہا ہے ساری کی ساری پولیٹیکل انوائرمنٹ میں؟ میڈم شیخ، وزیر داخلہ صاحب، قابل احترام وزیر داخلہ صاحب کی بات تو چھوڑ دینا. جب کرائسس عروج پر پہنچے گا، بلیو می یہ غائب ہو جائیں گے. یہ وہی ہیں جو ایٹمی دھماکے والے دن اس لیے غائب ہو گئے تھے کہ کہیں ایٹمی دھماکے میں کوئی لیفٹ رائٹ چیز نہ ہو جائے، میں باہر چلا جاؤں. یہ وہ لوگ ہیں جو جب بھی کوئی عین پہ کام عروج پہ پہنچے گا، مولانا صاحب کا دھرنا تھا، لانگ مارچ تھا، یہ سارے چپ تھے، غائب تھے. کوئی اور بھی معاملہ ہوگا یہ غائب تھے. طریق لبیک وہ سارا معاملہ ہوا، یہ کہاں تھے نظر آ رہے تھے اور کیا کیا بیانات دے رہے تھے. ان کے بیانات کو رہنے دیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عقل اور دانش سے خالی لوگ ہیں کہ اس وقت ان کو بڑا بن کے کیا کرنا چاہیے، یہ فریق بن کر کیا کر رہے ہیں، یہ چھوڑیے. وزیر اعظم صاحب نے بیان دیتے ہیں، اپوزیشن کی طرف سے دوسرا بیان آتا ہے اس سے تگڑا. جو بیٹھا ہوا ہے کارکن نیچے، کل ہم نے دیکھا اس کا عملی مظاہرہ کہ کیا ہو سکتا ہے. اس کو تو نہیں پتا نا، اس کو تو جو لیڈر کہہ رہے ہیں وہ چل پڑے گا. میڈم شیخ، یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بیان سے بڑا بیان، گالی سے بڑی گالی، بڑک سے بڑی بڑک، دھمکی سے بڑی دھمکی، یہی چل رہی ہے. چلنے دے، اس کا کوئی اینڈ رزلٹ نہیں ہے اور ان کو سیریس بھی نہ لیا کریں.
हाँ, वज़ीर आज़म साहब ने आज बड़ी मज़े की बातें की हैं कुछ, मैडम शेख, कि आप वज़ीर दाखिला के सामने वज़ीर आज़म की बात को पीछे मुझसे वो नहीं पूछ रही, वज़ीर दाखिला पे मुझे घुमा घुमा के ला रही हैं। वज़ीर मुबारक हो पहले तो ये कि पहले था ना मुझे क्यों निकाला, उसके बाद जो चढ़ाइयाँ थीं इस्टेब्लिशमेंट पे, अब वो शुरू हो गया उसका पार्ट 2, अगर मुझे निकाला तो फिर उसके बाद आज उन्होंने अपनी इब्तदा कर दी है कि और कहा है कि कौन न्यूट्रल होता है कौन नहीं होता। तो अब खैर से हमारे यहाँ यही तो दुख है कि IGI बनाने वाले भी चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, दुबई में मुलाकातें मुशर्रफ बावर्दी मुशर्रफ से मुलाकातें करने वाले भी चाहते हैं न्यूट्रल हो, और इमरान खान साहब अब चाहते हैं कि न्यूट्रल ना हो। तो एक मरतबा दूसरे फेज में गेम चली गई है ये पॉलिटिकल, ये जो सियासत है, और इसमें एक मरतबा अल्लाह ना करे हो सकता है फिर से सुनना पड़ेगा अगर मुझे निकाला वालों से अब जो मुझे क्यों निकाला वाले कह चुके थे। तो ये बड़ी डेंजरस गेम है खुदा के लिए। फौज हुकूमत के साथ होती है, फौज इदारा है हुकूमत के लिए, लेकिन फौज सियासत के साथ नहीं होती। फौज सियासत में न्यूट्रल रहती है, सियासत सियासतदानों का काम होता है वो करना, सिर्फ इतनी सी बात है। और अगर इमरान खान साहब चाहते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि फौज फरीक बने सियासत में, तो फिर ये तो इसका मतलब है कि वो डेमोक्रेसी, सियासत, जमहूरियत, पार्लियामेंट, ये माइनस, यही नवाज शरीफ साहब चाहते थे, यही जरदारी साहब चाहते थे। और जब नहीं होता ईंट से ईंट बजा देंगे और मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा और मैं क्यों निकाला मुझे, और ये इमरान खान साहब आज तकरीर फरमा रहे थे। मैडम शेख, सियासी फोरम पे क्या कसूर क्या है? न्यूट्रल रह गए हम न्यूट्रल, हम नहीं इसमें इस गंद में पड़ना चाहते, ये कसूर है ना। तो इसका क्या सियासी साहब असल चीज अलीना, एक मिनट न्याजी साहब, एक मिनट अलीन, वजीर आजम बड़ा क्रेडिट लेते हैं अपना पूरी अपनी जिंदगी का, जो वजीर आजम सबसे ज्यादा क्रेडिट लेते हैं पूरी दुनिया में, वो ये कि उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स मुतारिफ कराए, उन्होंने न्यूट्रल एम्पायर्स मुतारिफ कराए, वरना तो एम्पायर्स बहुत बायस्ड होते थे। तो जिन्होंने खुद ये काम किया है और जो प्राउडली कहते हैं और बिल्कुल ठीक कहते हैं, आज उन्होंने न्यूट्रलिटी की डेफिनेशन ही बदल डाली। देखिए जी, बात है अलीना, बात यह है कि कई चीजें, कई बड़े थे वो भी जानवर आज जो है रोजाना के दिन पे जो लैंडस्केप है, पॉलिटिकल लैंडस्केप, वो वायलेंस की तरफ जा रहा है और तेजी से तब्दील हो रहा है। इस तकरीर के साथ इसके एड एंड एबेट में जो फवाद चौधरी साहब की तकरीर बातें हैं, जो उनकी बाकी जो उनकी रशीद साहब की कुचल कर दूंगा, ये उसके साथ प्राइम मिनिस्टर की तकरीर के साथ रखें। ठीक है न्याई साहब, आपका पॉइंट आ गया। अनफॉर्चुनेटली जिस तरह माहौल जिस तरफ जा रहा है उसको सीरियसली डी एस्केलेट करने की ज़रूरत है। मेरे तज्जियाकार हमारे बुनियादी सवाल के जवाब में 3 तज्जियाकार समझते हैं कि जी ऑपोजिशन को ज़रा मोहतात रहना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं भेजने चाहिए थे। ये भी साथ थोड़ा सा कहते हैं कि हुकूमत को भी इसको बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था। लेकिन न्यायी साहब समझते हैं कि ये सरासर हुकूमत की गलती है, उन्होंने इस चीज़ को मिस हैंडल किया है, क्योंकि जो अफराद या कारकुन अंसारुल इस्लाम के गए पार्लियामेंट लॉजेस में, वो किसी तरह भी मुसल्ला या डंडा बरदार नहीं थे, उनसे कुछ बरामद नहीं हुआ, तो फिर कैसा खौफ, कैसा डर बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था। आपकी क्या राय सोशल मीडिया पर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।